एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा। हमने क्लास 11 का चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में क्या है? इट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 2 में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी और उसमें हमने सीखा था कि क्लासिफिकेशन जरूरी है ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम उनको स्टडी नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिजम्स को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो हमने अपनी सुविधा के लिए क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि हाँ, क्लासिफिकेशन जरूरी है ऑर्गेनिजम्स का। तो ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ और किन किन ऑर्गेनिजम्स को किस ग्रुप में डाला गया है, वो सारी चीजें हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन करना शुरू किया गया था, तो जो अटेम्प्ट्स थे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का, जो अटेम्प्ट्स था वो साइंटिफिक नहीं होता था। साइंटिफिक बेसिस पे हम क्लासिफाई नहीं किया गया था ऑर्गेनिजम्स को। तो उनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था? अपने यूज के बेसिस पे, कि वो हमारे किस काम आते हैं। कि अगर कोई भी चीज, कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो फूड के लिए काम आ रहा है तो उसको फूड के कैटेगरी में डाल दिया गया। शेल्टर के लिए काम आ रहा है तो शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया गया। और अगर क्लोथिंग के लिए काम आ रहा है तो क्लोथिंग की कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है। तो पहले हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूज के बेसिस पे हम कैटेगराइज करते थे, क्लासिफाई करते थे। बट एरिस्टोटल was the first to classify organisms. एरिस्टोटल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया साइंटिफिक तरीके से। और उन्होंने क्या देखा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो देखने में कैसा है, वो देखने में किस ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलर है। तो उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उसकी बनावट, उसकी बाहरी बनावट को देख करके उसको क्लासिफाई कर दिया। जैसे कि उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसमें? ट्रीज में, श्रब्स में एंड हर्ब्स में। ट्रीज जो बड़े बड़े प्लांट्स थे, बहुत टॉल प्लांट्स थे, उन्हें ट्रीज बोला गया। और जो मीडियम साइज्ड प्लांट्स थे उन्हें श्रब्स की कैटेगरी में डाला एरिस्टोटल ने। और जो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स थे उन्हें हर्ब्स उन्होंने बोला। नेक्स्ट उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया? तो उनके ब्लड के कलर से। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड कलर का है तो उन्होंने बोला कि ये इनेमा है। ओके। और जो रेड के अलावा दूसरे कलर्स या कलरलेस ब्लड जिसका रहता था, नॉट हैविंग रेड कलर, मतलब कि रेड कलर ना हो, अगर रेड है तो उसको अलग डिवाइड कर दिया, अलग कैटेगरी में रख दिया गया। और रेड के अलावा दूसरा कलर है तो अलग कैटेगरी में। तो एरिस्टोटल ने ये किया था, एनिमल्स को उनके ब्लड के कलर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। तो रेड ब्लडेड को हम बोलते हैं इनेमा, और जिनका कलर रेड नहीं होता है ब्लड का उन्हें आनेमा। ओके। नाउ नेक्स्ट इज लीनियस। लीनियस ने फिर अटेम्प्ट किया क्लासिफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को, और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम टू किंगडम्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला जो किंगडम होगा उन्होंने बोला प्लांट का है, और दूसरा उन्होंने बोला एनिमल्स, कि प्लांट्स को एक साइड रखो और एनिमल्स को एक साइड रखो। ठीक है। क्योंकि प्लांट्स को हम देख के पहचान लेंगे ये प्लांट है, एनिमल्स को हम देख के बता सकते हैं ये एनिमल्स है। तो उन्होंने बेसिक सा ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। नेक्स्ट, और ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, लीनियस का जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं था। इसको भी अभी यूज किया जाता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन मेन जो है प्लांट्स और एनिमल्स के तौर पे। लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, अंतर वो नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें उनकी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि उन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही में डाल दिया। यूकैरियोट्स जानते हैं, यूकैरियोट्स जिनका जो सेल है वो डेवलप्ड होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड सेल होते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो अनडेवलप्ड सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो उन्होंने एक साथ रख दिया उनको, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर को एक साथ रख दिया। यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, एंड मल्टीसेल्यूलर जिनमें बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स हैं। तो उसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं किया उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर पा रहे उनको भी एक ग्रुप में रखा,
और जो नहीं कर पा रहे उनको भी एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके से लीनियस का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसमें भी कुछ कुछ कमियां पाई गई। उसके बाद आए आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने जिस क्लासिफिकेशन को दिया था उस क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने ये 1969 में दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में 5 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया और उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज किए थे। उनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स: सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, अगर है तो किस चीज का बना हुआ है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल्यूलर है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल तक है या फिर ऑर्गन सिस्टम्स भी है। इसके बाद है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है, अगर ऑटोट्रॉपिक है तो किस तरह का ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है तो किस कैटेगरी में आता है, किस तरह का हेटेरोट्रॉपिक है। तो इन सभी बेसिस पे, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और अभी भी हम इस किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या ये चार्ट आप बोल लीजिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस चार्ट इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। सो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है जो कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सेल टाइप। और सेल टाइप, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं, कुछ में यूकैरियोटिक टाइप के। तो उन्होंने इस बेसिस पे 5 किंगडम दिए, जैसे कि सबसे पहला मोनेरा हो गया, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फिर प्लांटी, फिर एनिमालिया। तो लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, हमने पढ़ा इसके पहले कि प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और प्लांट और एनिमल किंगडम में कुछ उनकी कमियां रह गई थी, कुछ चीजों को उन्होंने एक साथ रख दिया था जबकि उनको अलग अलग रखना था। तो इस चीज को पूरा किया, इस चीज को दूर किया आर.एच. व्हिटेकर ने। उन्होंने ये किंगडम्स दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमालिया। ओके, सबसे पहले सेल टाइप। सेल टाइप की अगर हम बात करें तो मोनेरा का जो सेल टाइप होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी कि अनडेवलप्ड। ओके, एंड प्रोटिस्टा की अगर बात करें हम तो इसका सेल यूकैरियोटिक टाइप, फंगी यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमालिया यूकैरियोटिक। तो मोनेरा को छोड़ करके बाकी जितने किंगडम्स हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, यानी कि वेल डेवलप्ड सेल्स पाए जाएंगे, और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल किसी किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल्स में, किसी किसी में नहीं होते। तो इस बेसिस पे मोनेरा को देखा जाए अगर, तो मोनेरा में सेल वॉल इज प्रेजेंट, लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक होता है, यानी कि वो सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं रहेगा। बना किससे होता है, पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स। तो याद रखना है, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और बना होता है पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होता है, सब में नहीं। फंगाई में प्रेजेंट होगा लेकिन काइटिन का बना हुआ रहेगा, याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है तो दिमाग में रखना है इसको। फंगी का सेल वॉल किसका बना रहेगा, काइटिन। प्लांटी का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना रहेगा। और एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल इज एब्सेंट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोकैरियोटिक हमने पहले ही पढ़ा कि ये प्रोकैरियोटिक है, दैट मींस इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक तो प्रेजेंट होगा। फंगी तो प्रेजेंट, प्लांटी प्रेजेंट, एनिमलिया प्रेजेंट, यानी कि मोनेरा को छोड़ करके सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे लेकिन मोनेरा में एब्सेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस लेवल तक का है, सिर्फ उसमें सेल्स हैं या टिश्यूज भी है या ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो इसी को बोलते हैं, इन्हीं लेवल्स को मिलाकर के बोलेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम मोनेरा की बात करें तो इसमें सिर्फ सेल होता है, यूनिसेल्यूलर होते हैं ये। सेल भी रहेगा तो कैसा, यूनिसेल्यूलर, सिर्फ एक सेल रहेगा। ओके,
तो इसमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटिस्टास ये भी क्या होंगे, यूनिसेल्यूलर, इनमें भी सेल्यूलर लेवल तक का ही ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फंगी कुछ कुछ यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी सेल्यूलर वाले में टिश्यू, लूज टिश्यूज पाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि टिश्यू लेवल तक में इसका रहेगा। लेकिन प्लांटी टिश्यूज तो पाए ही जाते हैं, साथ में कुछ कुछ ऑर्गन्स, कुछ कुछ पार्ट्स भी होते हैं ना प्लांट के, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग तरह के सिस्टम्स नहीं, अलग अलग तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं उनमें, ठीक है। तो ये प्लांटी में हो गया। एनिमलिया में टिश्यूज तो होते ही है, ऑर्गन्स, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोले, या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सेल्यूलर, प्रोटिस्टा सेल्यूलर, फंगी मल्टी सेल्यूलर, लूज टिश्यूज, प्लांटी टिश्यूज, ऑर्गन, और एनिमलिया टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। नाउ द लास्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, सभी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो ऑर्गेनिज्म ले कैसे रहा है न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कैसे कर रहा है। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, दैट मींस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, वो खुद से फूड बना सकते हैं। साथ ही हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। तो अगर ऑटोट्रॉपिक है तो कैमो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, यानी कि केमिकल्स का यूज करके कुछ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट जैसी चीजों का या अमोनिया जैसी चीजों का यूज करके वो अपना फूड बना रहे हैं, या फिर लाइट को यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक में मोनेरा में दोनों टाइप होंगे, केमो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ मोनेरास, एंड कुछ मोनेरास फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। कुछ मोनेरास हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। उनमें से कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, सड़ी गली चीजों से अपना फूड ले। कुछ होते हैं पैरासाइटिक, यानी कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर रह करके उनसे न्यूट्रिशन लेंगे। तो इसमें सभी तरह के आपको देखने को मिल रहा है, ऑटोट्रॉपिक भी मिल रहा है मोनेरल्स में, हेट्रोट्रॉपिक भी मिल रहा है, ऑटो में भी दोनों टाइप्स मिल रहे हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स भी मिल रहे हैं एंड फोटोसिंथेटिक भी मिल रहा है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी है और ये पैरासाइटिक भी है कुछ। तो ये मोनेरल्स का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक भी होंगे और हेटेरोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस मेन इनका रहेगा कि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड लेंगे। फंगी हेटेरोट्रॉपिक होंगे फंगी, क्योंकि फंगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, सड़ी गली चीजों से अपना फूड ले रहे हैं, या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना फूड ले रहे हैं। प्लांटी ये होते हैं मेनली ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। एनिमलिया हेट्रोट्रॉपिक होंगे, हम सब तो हेट्रोट्रॉपिक है ना। हेट्रोट्रॉपिक में भी होलोजोइक हो सकते हैं और सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। होलोजोइक में जिनमें की न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इस चीज को कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनिमलियाज जो है उनमें होलोजोइक भी होगा और सेप्रोफाइटिक भी होगा। तो ये कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये किंगडम्स में वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से है, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है। आई होप यू वुड लाइक इट एंड यू विल स्टडी वेरी वेल। अच्छे से आप पढ़ोगे और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। और अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक को मैं शेयर कर दूंगी। प्लीज गो एंड चेक देयर एंड स्टडी फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच।